ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. प्यारे तुलबा, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं आज फिर एक मर्तबा आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आपके सामने चंदना की ई क्लास प्रोग्राम की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले मैं आप तमाम का इस्तक़बाल करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ चंदना के ई क्लास प्रोग्राम में। प्यारे बच्चों, मैं आपको बताता चलूँ, देखिए अभी आपके स्क्रीन पे मैंने आपका वेलकम किया है, आपका खुशामदीद आपको मैं कहता हूँ। फिर हम देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है हमें कि हम 8th जमात की किताब हिस्से अव्वल से आज आपके सामने और एक मर्तबा मैं सियासी साइंस का जो एक हिस्सा मैंने आपके सामने पेश किया था, सियासी साइंस के मानों की वजाहत मैंने आपको कर दी थी। आज की इस क्लास में हम उसी के मौजू को आगे बढ़ाते हुए उसी मज़मून को, उसी उन्वान को और ज़्यादा तफसील से मालूमात हासिल करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, समाजी साइंस की ये किताब अभी मैंने आपके सामने रखी है, समाजी साइंस। फिर मैंने तमाम तफसीलात आपके सामने अभी वाज़े कर दी हैं। फिर इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो देखिए, मैं मुख्तसर तौर पे और एक मर्तबा आपके सामने मेरा तारुफ़ पेश करते हुए अपनी बात करूँगा। देखिए, मीर मुकर्रम अली, AGT सरकारी उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल मटाला, ताल्लुक़ा बसो कल्याण, ज़िला बिदर। जी प्यारे तलबा, ये तो था मेरा मुख्तसरन तारुफ़। मैं इसके बाद आपके सामने अज़ीज़ तलबा, मैं आपके सामने समाजी साइंस के मुख्तलिफ़ शुबों की मालूमात इससे पहले के वक्फ़े में बता चुका हूँ। आज मैं आपके सामने उसी वक्फ़े को आगे बढ़ा रहा हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, समाजी साइंस के बहुत सारी शाखें हैं, जिसमें सबसे अहम शाख जिसे हम समझते हैं सियासी साइंस। आइए मैं आपके सामने आगे का तारुफ़ रखूँ। समाजी साइंस के तमाम ही शोबे बहुत अहम हैं, मगर हमने जो शोबा पढ़ा था वो बहुत ख़ास और ज़रूरी शोबा समझा जाता है। यानी इससे पहले की जमात के अंदर, इससे पहले की क्लास में, इस ई क्लास प्रोग्राम में मैंने आपके सामने वजाहत जिस मौजू के मुताल्लिक़ की थी वो दरअसल सियासी साइंस थी। यानी क्योंकि सियासत एक ऐसी सरगर्मी है जो रियासत के मुकम्मिल उमूर पर बहस करती है, इसीलिए हम इसको सियासी साइंस कहते हैं। हम देखिए, मैं आपके स्क्रीन पे वजाहत कर रहा हूँ। सियासी साइंस वो मौजू है जो मुकम्मिल रियासत के उमूर पर गुफ्तगू करती है, जिसके लिए हमने आज के दानिश हज़रात ने इसको सियासी साइंस का नाम दिया है। प्यारे तुलबा, हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है आज इस एतबार से हम सियासी साइंस की अहमियत के बारे में तफसीली मालूमात हासिल करेंगे। यानी प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा मौजू रहेगा सियासी साइंस में, आज हम उसकी अहमियत पर रोशनी डालेंगे, उसकी तफसील। अच्छी लगी? माशाल्लाह, बहुत अच्छे। तो इस वीडियो में हमने जो मालूमात हासिल की वो कुछ इस तरीके से थी कि सियासी साइंस का जो मतलब है। कैसी लगी आपको ये वीडियो प्यारे बच्चों? जी हाँ, बेहतरीन। तो इसमें हमने देखा कि सियासी साइंस की क्या अहमियत है। अब हम बात करेंगे कि मौजूदा दौर में हर एक को सियासी साइंस का मुताला करना बेहद ज़रूरी है। क्या प्यारे तुलबा, आप इस बात से बाखूबी वाकिफ़ हैं कि बग़ैर सियासत के हमारी ज़िंदगी नहीं चल सकती? हमारी ज़िंदगी, देखिए ये पॉइंट हमें इस बात को बताता है कि मौजूदा दौर में
ہر ایک کو سیاسی سائنس کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے۔ یعنی اگر ہمیں زندگی کو آگے بڑھانا ہے، زندگی کو ہمیں سمجھنا ہے، تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم سیاسی سائنس کا مطالعہ کریں، سیاسی سائنس کی معلومات حاصل کریں۔ یہ رہا دوسرا پوائنٹ جو ابھی میں نے آپ کے اسکرین پہ ڈالا ہے۔ ملک کی نشو و نما اور ترقی کا انحصار لوگوں کے خیالات، معلومات اور ان کی سیاسی شمولیت پر ہوتا ہے۔ یعنی سیاسی سائنس کی اہمیت اس بات سے بھی واضح ہوتی ہے کہ ملک کی ترقی کا جو انحصار ہے وہ لوگوں کی سیاسی شمولیت، ان کے خیالات اور ان کی معلومات پر ہے۔ تو جب تمام شہریوں کو معلومات ہونا ضروری ہے تو اس کے لیے بے انتہا ضروری ہے کہ ہم سیاسی سائنس سے واقفیت حاصل رکھیں اور اس کی معلومات کو بھرپور حاصل کریں۔ اس پوائنٹ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سیاسی شمولیت بے انتہا ضروری ہے ہر شہری کے لیے۔ جب تک کہ ہم تمام سیاسی طور پر شمولیت اختیار نہ کریں گے سیاست میں، سیاست کو نہیں سمجھیں گے، تب تک ہم دنیا میں ترقی یافتہ قوم نہیں بن سکتے، ملک کی ترقی میں ہم اپنا کردار ادا نہیں کر سکتے۔ یہ تمام چیزوں کا علم جس موضوع سے ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ سیاسی سائنس ہے۔ چلیے تیسرا پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے وضاحت کیا ہے پیارے طلباء، سیاسی سائنس ملک کے وجود اور ترقی کو سمجھنے میں مدد کرتا ہے۔ یعنی سیاسی سائنس وہ سبجیکٹ ہے، وہ موضوع ہے جو ملک کی ترقی اور اس کے وجود کو سمجھنے میں ہمیں مدد کرتا ہے کہ ملک کس طریقے سے ترقی کرے گا، ہماری پالیسیز کیا ہوں گے، بین الاقوامی سطح پر ہم اپنے ملک کو کس طریقے سے پیش کر رہے ہیں، ہمارے ملک کا وجود کیا ہے، ہماری ابتدا کیا ہے۔ ان تمام چیزوں کی معلومات ہمیں سیاسی سائنس سبجیکٹ سے ملتی ہے۔ تو پیارے طلباء، اس وجہ سے بھی ہمیں سیاسی سائنس کی اہمیت کو سمجھنا بے انتہا ضروری ہے۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے، اس کے بعد کا پوائنٹ جو ابھی میں نے آپ کے اسکرین پہ رکھا ہے وہ اس طریقے سے ہے، سیاسی سائنس حکومت کے اقسام کے متعلق معلومات فراہم کرتی ہے۔ یعنی پیارے طلباء، آج دنیا کے اندر بے انتہا ممالک رہتے ہیں، ان تمام ممالکوں کے اندر ایک جیسی حکومت موجود نہیں ہے، ہر ملک میں الگ الگ طریقے کے حکومت کو اختیار کیا گیا ہے، جن کو آئیے پیارے طلباء میں ابھی آپ کے اسکرین پہ ڈال رہا ہوں، جس کو ہم سمجھیں گے۔ جیسے کہ سب سے پہلی مثال ہمارے پاس ہے شاہی حکومت۔ آپ دیکھ رہے ہیں پیارے طلباء، شاہی حکومت، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شاہی حکومت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بادشاہی دور، یا تو اس ملک کا جو سربراہ ہے وہ شہنشاہ ہوتا ہے، یا اس ملک کے جو سربراہ ہیں وہ رانی صاحبہ ہوتی ہیں۔ تو ویسی مثالیں ہمیں دنیا میں کن ممالکوں کی ملتی ہیں؟ میں بھی آپ کے اسکرین پہ ڈال رہا ہوں، دیکھ لیجئے۔ ہاں، یہ پہلی مثال جو میں آپ کے سامنے تصویر کے ساتھ رکھا ہوں، پہلا نام ہمیں نظر آ رہا ہے انگلینڈ کا۔ جی ہاں، بالکل صحیح دہرایا آپ نے، انگلینڈ، جسے اردو میں ہم برطانیہ بھی کہتے ہیں۔ اس ملک کی جو باغدوڑ ہے، اس ملک کی جو سربراہ ہیں وہ الزبتھ سیکنڈ، اس وقت اس ملک کی جو سربراہ ہیں، شاہی حکمرانی ان کی ہے، ان کی رائل فیملی، وہی لوگ اس ملک کے سربراہ ہوتے ہیں۔ دیکھیے یہ تصویر میں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، الزبتھ II کو۔ پھر دوسری مثال پیارے طلباء میں شاہی حکومت کی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ دیکھیے ابھی جو آپ کے سامنے آئی، ملک کا نام ہے جاپان، اور یہاں کے شہنشاہ کا نام، یہاں کے جو اس وقت اس ملک کو سنبھالے ہوئے ہیں، جن کے نام سے یہ ملک ہے، یعنی جو اس ملک کے بڑے بنے ہیں، ان کا نام نیروہیٹو ہے۔ ان کو اس ملک کا شہنشاہ کہا جاتا ہے۔ یہ تو سیاسی سائنس کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلا کہ حکومت کا ایک طریقہ، سیاسی سائنس وہ مضمون ہے جو تمام ہی اقسام کی وضاحت کرتی ہے۔ پھر ہم دوسری قسم اس کی دیکھتے ہیں، ابھی جو پیارے طلباء میں آپ کے اسکرین پہ ڈال رہا ہوں، یہ دیکھیے آمریت، یعنی اس کے اندر کوئی ایک فرد اس ملک کا اپنے آپ کو سربراہ بولنا، ملک کو اپنے ماتحت لینا، ملک کو اپنے انڈر رکھنا،
किसी फर्द की कोई बात नहीं सुनी जाएगी, या तो कोई एक फर्द वहाँ का डिक्टेटर बन जाएगा या कोई एक सियासी जमात उस मुल्क की जिम्मेदार बन जाएगी, जिसकी मिसालें अभी मैं स्क्रीन पे आपके सामने डाला हूँ। पहला नाम आता है जर्मनी का। हम कोई नहीं भूल सकते जब जर्मनी का नाम आता है तो हिटलर के नाम को हम बाखूबी तमाम प्यारे तुलबा हम जानते हैं। हिटलर वो फ़र्द है जो दुनिया में डिक्टेटरशिप, अमरियत के क़ानून को दुनिया में लागू करने वाले फ़र्द हिटलर बने सबसे पहले। फिर इसके बाद हम देखते हैं दूसरी मिसाल जो हमारे पास है, मुल्क इटली जो आपके सामने नज़र आ रहा है। फिर उसके बाजू मैंने दूसरी तस्वीर रखी है मसोलिनी की, जो कि वहाँ के डिक्टेटर के तौर पर दुनिया के सामने उभर कर आए। ये दो मिसालें हमें मिलती हैं ऐसी हुकूमत की जो सिर्फ़ और सिर्फ एक फ़र्द के ज़रिए से, ये दो लोग ऐसे हैं जिनको देखकर हम समझ सकते हैं। एक नाम हमें जर्मनी से हिटलर का मिलता है और दूसरा नाम हमें इटली से मसोलिनी का मिलता है। ये दोनों लोग बहुत ही ज़्यादा मशहूर हुए दुनिया में इस तरीक़े की हुकूमत को चलाने के लिए, डिक्टेटरशिप वाली, अमरियत वाली हुकूमत को चलाने के लिए। फिर प्यारे तुलबा मैं इसके बाद आपको तीसरी किस्म हुकूमत की बताने जा रहा हूँ, जो यूँ है फ़ौजी अमरियत, यानी मुल्क का इख्तिदार आर्मी जनरल अपने हाथों में लेते हैं, यानी फ़ौज के जो सरबराह होते हैं वो अपने मातहत रखते हैं। ऐसी मिसाल भी हमें मिलती है दुनिया में। देखिए ये हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जिसकी हमें बारहा हमने इसमें देखा है कि यहाँ पर एक दूसरी तस्वीर दी गई है जिसमें आप देखते हैं जनरल परवेज़ मुशर्रफ, यानी ये फ़ौज के जनरल थे। इन्होंने नवाज़ शरीफ नाम की जो हुकूमत थी, वहाँ के जो वज़ीर आज़म थे, उनको गिरफ़्तार करके ये मुल्क के के सरबराह बन बैठे, हुकूमत के सरबराह बनकर उन्होंने मुल्क को चलाया। ऐसी भी हुकूमत के ऐसे भी अक़साम हमें मिलते हैं। तो ये समझने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम सियासी साइंस की अहमियत को जानें, सियासी साइंस के मतलब को हम मालूम करें। प्यारे तुलबा इसके बाद हम और एक किस्म देखते हैं। देखिए इश्तिराकी हुकूमत जो अभी आपके स्क्रीन पे है, इसकी मिसाल हमें सबसे पहले मिलती है चाइना, जो कि इस दुनिया में पॉपुलेशन के लिहाज से, आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क माना जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ के जो सरबराह हैं वो किंग जिनपिंग जिनका नाम है, जिनपिंग इस मुल्क के सरबराह हैं, जो कि इश्तिराकी हुकूमत यहाँ पर मौजूद है। फिर दूसरी मिसाल हमें मिलती है नॉर्थ कोरिया की। ये तस्वीर मैंने आपके सामने रखी है, नॉर्थ कोरिया, और यहाँ का जो सरबराह है जो इस मुल्क को संभाले हुआ है जिसे इश्तिराकी हुकूमत कहते हैं हम, किंग जोंग उन, ये हुक्मरान दोनों हमें मिलते हैं जो इश्तिराकी हुकूमत की मिसाल देते हैं। फिर इसके बाद हुकूमत के और एक इक़साम को समझना है हमें। प्यारे तुलबा मैंने आपकी स्क्रीन पे डाला है जमहूरियत या जमहूरी हुकूमत। हाँ, मुझे पता है कि हमारा मुल्क भी जमहूरी इक़्तिदार वाला ही है, बिल्कुल सही कहा आपने। तो प्यारे तुलबा चलिए हम देखते हैं कि जमहूरियत की इब्तिदा की दुनिया के किस मुल्क से हुई, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। देखिए यही मैंने आपके स्क्रीन पे रखा है। जी हाँ, अमेरिका, जी बिल्कुल, USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जी बिल्कुल सही कहा। जमहूरियत की शुरुआत हमको बाज़ाब्ता हुकूमत करने का जो तरीक़ा है डेमोक्रेसी स्टाइल में इन्होंने बताया। हमको ही नहीं सारी दुनिया को मिसाल देने वाला मुल्क अमेरिका बना, जिसने हुकूमत जमहूरी तर्ज पर चलाकर बताई। देखिए प्यारे तुलबा दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं व्हाइट हाउस ऑफ USA, यानी वहाँ जो मुल्क का सरबराह लोगों की राय से, लोगों के वोटों से चुना जाता है, उसके हाउस को व्हाइट हाउस कहते हैं, जो इस तस्वीर में आप तमाम तुलबा इस वक्त देख रहे हैं। चलिए हम दूसरी मिसाल देखते हैं प्यारे तुलबा। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दूसरी मिसाल, हाँ, हमारे अपने भारत की, मेरे अपने मुल्क की। देखिए यहाँ पर हमने हमारा मैप रखा है, हिंदुस्तान, इंडिया, जो कि
जब नाम आता है तो बहुत खुशी हमें होती है, क्योंकि हम इस मुल्क के शहरी हैं और हमें भी इस मुल्क की तरक्की के लिए सुबह शाम मेहनत करना है प्यारे तुलबा। चलिए हम इसके बाद प्यारे तुलबा देखते हैं कि दूसरी तस्वीर में हम देख रहे हैं पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट, यानी हिंदुस्तान ने जो तरीक़ा इख्तियार किया है हुकूमत के लिए, वो अब्राहम लिंकन की उस बात को वाज़ेह तौर पर समझाता है कि अव्वाम से हुकूमत, अव्वाम के लिए हुकूमत, अव्वाम की हुकूमत। इस तरीक़े से हिंदुस्तान ने भी जमहूरी तर्ज की हुकूमत को इख्तियार किया और हमारे मुल्क में हर फ़र्द को सियासी हक़ हासिल है, चाहे वो मुल्क के किसी भी हिस्से में पैदा हुआ हो। वो इस मुल्क में इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं और इंतखाबात में हिस्सा लेकर इस मुल्क के बाविकार रहनुमा बनकर इस मुल्क की तरक्की में अपना रोल अदा कर सकते हैं, इस मुल्क के लिए अपने आप को सामने ला सकते हैं। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। सियासी साइंस नज़रियात व ख़यालात के असल और इर्तिक़ा के मुतालिक मालूमात फ़राहम करती है। सियासी साइंस वो मज़मून है, जिस तरह इसका वो कॉन्सेप्ट है जो अभी मैंने आपके स्क्रीन पे रखा है, सियासी साइंस नज़रियात व ख़यालात की असल और इर्तिक़ा के मुतालिक मालूमात फ़राहम करती है। यानी इसकी अहमियत इस वजह से भी है कि ये तमाम ही नज़रियात पर अपनी रोशनी डालने वाला ये मज़मून। देखिए, नज़रियात में सबसे पहले जो मैं आपके सामने अभी पेश कर रहा हूँ, आज़ादी और इंसाफ। ये दो लफ्ज़ मैंने आपके सामने अभी पेश किए हैं, एक है आज़ादी और दूसरा है इंसाफ। जी, ये दो तस्वीरें आपको इसके साथ नज़र आ रही हैं। आज़ादी का मतलब क्या? हम तमाम आज़ाद हैं, हम अपनी ज़िंदगी हम अपने तरीक़े से गुजारेंगे, हम अपने मज़हब पर चल सकेंगे, हम जिस ज़ुबान में बात करना चाहते हैं उस ज़बान में। क्योंकि देखिए, यहाँ पर तीन लोग एक साथ हाथ मिलाकर हाथ ऊपर बताए जा रहे हैं, यानी हम आज़ाद हैं, हम खुद मुख्तार हैं, हमें आज़ादी है, हमारे ख़यालात की आज़ादी है, ज़ुबान इख्तियार करने की आज़ादी है, हम जिस रीजन में जिस इलाक़े में रहना चाहते हैं उसकी हमें आज़ादी है। ये तस्वीर इन तमाम चीज़ों को बताती है कि हम तमाम आज़ाद हैं। अगर हमें इसको समझना है तो सियासी साइंस का इल्म होना बेइंतहा ज़रूरी है। फिर दूसरी तस्वीर में प्यारे तुलबा मैं आपको बताऊं, इंसाफ। जी हाँ, बिल्कुल सही प्यारे तुलबा, आपने बिल्कुल सही पूछा सवाल। वो औरत के आँखों पे पट्टी क्यों है? अच्छा, आपने सही सवाल पूछा। इस औरत के आँखों पे पट्टी प्यारे बच्चों इस वजह से बांधी गई है, इसका बांधने का मकसद ये है, इंसाफ के मामले में चाहे कोई भी आए, जब क़ानून में कोई बात जाती है, अदालत के दरवाजे तक कोई चीज़ पहुंचती है, तो ये बताता है, ये तराजू इस बात को बताता है। देखिए, इस तरीके से पकड़ा गया है, इस तरीके से उस तस्वीर में देखिए आप, इस तरीके से इस मूर्ति ने एक तराजू पकड़ा है, लेकिन उसकी आंखों पे पट्टी बांधी हुई है। इसका मतलब ये है कि जिस वक्त फैसला किया जाएगा, ये नहीं देखा जाएगा, ख़त्ई भी ये नहीं देखा जाएगा कि जिसके बारे में फ़ैसला कर रहे हैं क्या वो मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे भाई बहन हैं, मेरे दोस्त हैं, या कोई बड़े रहनुमा हैं, कोई और सियासी कायद हैं। क़तई तौर पे ये चीज़ों को नहीं देखा जाएगा। इंसाफ सब के लिए, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, तमाम के लिए इंसाफ मिलकर रहेगा। इंसाफ करने वाले सुनकर करेंगे, इस वजह से देखेंगे नहीं, ताकि अगर उनको देखेंगे तो शायद इंसाफ में खलल पड़ जाए, इस वजह से उनकी आंखों पर पट्टी बांधी हुई है, ये इसको बताता है। ये तमाम मालूमात हमें सियासी साइंस मज़मून से ही मिलती हैं। जो पॉइंट मैंने यहाँ पर आपके स्क्रीन पे डाला है वो भाईचारगी। जी हाँ, भाईचारगी, यानी जिस तरह दो लोग हाथ मिला रहे हैं, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि हम भी जिएंगे और आप भी जियो, यानी
हमारे लिए तुम अच्छे बनो, तुम्हारे लिए हम अच्छे बनेंगे। इस तरीके की बातें बेहद ज़रूरी हैं। हिंदुस्तान की रीति ये है जो मैं आपके स्क्रीन पर भी डाला हूँ, जियो और जीने दो। इसका मतलब क्या? हिंदुस्तान की तारीख़ इस बात पर शाहिद है कि हिंदुस्तान वो मुल्क है जहाँ ज़माने क़दीम से ही बहुत ही ज़्यादा मज़ाहिब के लोग, बहुत ज़्यादा तहज़ीबें वाले, बहुत ज़्यादा ज़ुबानों का इस्तेमाल करने वाले, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी इस मुल्क में पाई जाती है, जिसके लिए सारी दुनिया भर में हमारा मुल्क मशहूर है। इस एक कौल के साथ हिंदुस्तान का मतलब ये है जियो और जीने दो, यानी तमाम लोग, जिस तरह फ़ोटो के नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ है टॉलरेंस। सियासी साइंस हुकूमत के शोबों को समझने में मदद करती है, यानी सब्जेक्ट जो अभी मैंने लाइन जो आपके सामने अभी मैंने रखी है, सियासी साइंस जो है वो हुकूमत के शोबों को समझने में मदद करती है। यानी हुकूमत के शोबे होते हैं, हुकूमत के अलग अलग काम दिए जाते हैं, किस शोबे को क्या काम, उसको समझने में सियासी साइंस हमारी मदद करती है। देखिए प्यारे तुलबा, पहला शोबा हम देखेंगे मजलिस क़ानून साज। अभी मैंने आपके स्क्रीन पे रखा है मजलिस क़ानून साज, यानी इसका क्या मतलब है, इसको हम क्या कहते हैं? मजलिस क़ानून साज यानी हुकूमत का वो शोबा जहाँ पर बैठकर क़ानून बनाया जाता है। आप देख सकते हैं इस तस्वीर में बहुत सारे अफराद बैठे हुए हैं जो गुफ्तगू कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, जिसके ज़रिए से क़ानून बनाना तय पाता है। तमाम के मशवरे लेकर, तमाम की राय से अक्सरियत के साथ क़ानून को मंजूरी दी जाती है। ये तस्वीर हमें बताती है। ये हुकूमत का पहला शोबा है। फिर देखते हैं हम हुकूमत का दूसरा शोबा, मजलिस आमिला। जी हाँ, बिल्कुल, मजलिस आमिला। क्या मतलब इसका? मजलिस आमिला का मतलब देखिए इस तस्वीर में दिया गया है। हिंदुस्तान की एक यूनियन मिनिस्टर्स की एक लिस्ट दी गई है, जिसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं प्रेसिडेंट का नाम लिखा हुआ है, फिर दूसरे नंबर पर वाइस प्रेसिडेंट का नाम लिखा हुआ है, फिर तीसरे नंबर पर हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का नाम लिखा हुआ है, फिर इसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लिखा हुआ है। यानी ये हमें बताता है कि मुल्क को चलाने के लिए हुकूमत अपने अंदर मुख्तलिफ शोबे बनाती है। पहला शोबा मजलिस क़ानून साज का आपने पढ़ा, दूसरा मजलिस आमिला यानी मिनिस्टर्स जो मुल्क के लिए काम करते हैं। फिर हम देखते हैं, देखिए अभी स्क्रीन पे मैंने आपके डाला है तीसरा शोबा जो हुकूमत का मजलिस अदलिया यानी फ़ैसले करने वाले। मजलिस अदलिया का काम ना ही मजलिस क़ानून साज और ना ही मजलिस आमिला के साथ जुड़कर रहना है। इसको मजलिस अदलिया को बिल्कुल ही दोनों से अलग रहते हुए पूरे इंसाफ के साथ, जिस तरह हमने सियासी साइंस को पढ़ते हुए इसके नज़रियात में देखा था इंसाफ की बात, इंसाफ में एक मूर्ति को हमने देखा कि वो अपनी आँखों पर पट्टी बांधी हुई है। इसका मतलब यही है, अदलिया का मतलब यही है कि अदलिया किसी को भी ना देखे, ना गरीब को, ना अमीर को, ना बड़े को, ना छोटे को, इंसाफ सबके लिए करे। उसके लिए हमने यहाँ पर हुकूमत के तीसरे शोबे को देखा है, मजलिस अदलिया। सियासी साइंस हमें ये समझने में मदद करती है। चलिए प्यारे तुलबा, हम आगे बढ़ते हैं। बैन कौमों में जंगों के वाक़यात, सलामती माहदे वग़ैरह देखने को मिलते हैं। देखो प्यारे तुलबा, यहाँ पर मैंने अभी आपके सामने वजाहत की है कि बैन कौमों यानी एक मुल्क और दूसरे मुल्क के दरमियान में होने वाले वाक़यात, वो जंगों के वाक़यात हो सकते हैं या सलामती माहदे हो सकते हैं। उसको समझने के लिए सियासी साइंस बेइंतहा ज़रूरी है। ये इसकी अहमियत पर रोशनी डालती है। जी प्यारे तुलबा, मैं बात कर रहा था माहदे, किस तरीके से माहदे होते हैं, माहदों का मतलब क्या है। चलिए मैं चंद एक तस्वीर के साथ आपको वजाहत करूं। पहली तस्वीर मैंने आपके सामने रखी है ताशखंद माहदा।
यानी हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के सरबरा, इन दोनों ने मिलकर एक माहिदा किया जंग के बाद। उस माहिदे को कहते हैं ताशखंद। जिस तस्वीर में आप दो लोगों को देख सकते हैं, हिंदुस्तान से हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म हैं और पाकिस्तान से वहाँ के सरबरा हैं, वो दोनों आकर माहिदा कर रहे हैं। फिर दूसरी तस्वीर जो अभी मैंने आपके सामने पेश की है, शिमला माहिदा। आप बाज़ाब्ता इस तस्वीर में देख सकते हैं, इस हिंदुस्तान से हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म वहाँ पर मौजूद हैं और पाकिस्तान से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म वहाँ पर मौजूद हैं। वो दोनों माहिदा कर रहे हैं जिसे हम शिमला माहिदा कहते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हम सियासी साइंस के ज़रिए से मालूम कर सकते हैं। सियासी साइंस वो मज़मून है जिसके ज़रिए से हम तमाम मालूमात हासिल करते हैं। चलिए तुलबा, हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं मंदरज ज़ैल सवालात के जवाबात दीजिए। इस तरह हमने बहुत सारी चीज़ें अभी जिस पर हमने गुफ्तगू की प्यारे तुलबा। अब मैं चंद एक सवालात आपके सामने रख रहा हूँ जिसके जवाबात तमाम बच्चों को देने हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि हर तुलबा जवाब देंगे। और जवाब देने का तरीक़ा ये होगा कि पूरे एक साथ जवाब नहीं देंगे हमारे पास। जिसको भी जवाब देना है वो अपना हाथ इस तरीके से उठाएं, हम देंगे सर जवाब बोलकर, हम उसको बोलेंगे कि कौन जवाब दे, आप में से कौन जवाब दे। जी चलिए, मैं पहला सवाल आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए ये पहला सवाल आपके सामने मैंने रखा, मुल्क की तरक्की व नशोनुमा का इन्हिसार किस पर है? कौन बताएगा इस सवाल का जवाब आप में से? आप बोलेंगे, आप बताएंगे? जी हाँ बताइए, क्या बोला आपने? हाँ, वे क्या बोला आपने? लोगों की सियासी शमूलियत पर मुल्क की तरक्की व नशोनुमा का इन्हिसार है। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह, बिल्कुल सही जवाब कहा आपने। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, माशाअल्लाह। चलिए दूसरा सवाल मैं अभी आपके स्क्रीन पे रख रहा हूँ। देखिए दूसरा सवाल कुछ इस तरीके से है, हुकूमत के कोई दो इक़साम बताइए। हुकूमत के कोई दो इक़साम बताइए। हाँ आप बताइए, जी बोलिए। वेरी गुड। जमहूरी हुकूमत और शाही हुकूमत। जी बहुत सही कहा, आपका जवाब बिल्कुल सही है। इसके बाद मैं तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पे रख रहा हूँ। देखिए तीसरा सवाल कुछ इस तरीके से है, जमहूरी हुकूमत पर चलने वाले कोई दो ममालिकों के नाम बताइए। हाँ आप बताइए, बोलिए, क्या बोला आपने? हिंदुस्तान और अमेरिका। जी बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हिंदुस्तान और अमेरिका दुनिया के अंदर जमहूरी हुकूमत पर चलने वाले दो मुल्कों की मिसाल हैं। चलिए इसके बाद का सवाल मैं अभी आपके स्क्रीन पे रख रहा हूं बेटा, देख लीजिए। हुकूमत के शोबों के नाम बताइए। जी हुकूमत के शोबों के नाम। हाँ वेरी गुड, बताइए क्या बोला आपने? मजलिसे कानून साज, मजलिसे आमिला, मजलिसे अदलिया। जी हाँ बिल्कुल सही जवाब है आपका, आपने बिल्कुल सही दुरुस्त जवाब दिया है। चलिए इसके बाद मैं और एक सवाल आपके स्क्रीन पे रख रहा हूँ। सवाल कुछ इस तरीके से है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तय होने वाले एक माहिदे का नाम बताइए। दोनों ममालिकों के दरमियान तय होने वाले किसी एक माहिदे का नाम बताइए। जी आप बोलिए, आपने जवाब नहीं दिया, बोलिए क्या बोला? ताशखंद। हाँ देखिए ताशखंद माहिदा, बिल्कुल सही बोला, शाबाश, बहुत सही जवाब दिया आपने, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मैं आगे बढ़ते हुए आपको कुछ काम दूं, घर पर काम। देखिए ये सवाल जो अभी मैंने आपके स्क्रीन पे रखा है, हिंदुस्तान के पड़ोसी ममालिकों के नाम की फहरिस्त तैयार कीजिए। प्यारे तुलबा, मैं तमाम से गुजारिश करता हूं कि घर पर जाने के बाद आप तमाम इस सवाल का जवाब ढूंढें और इसके पड़ोसी ममालिकों के नाम, हिंदुस्तान के पड़ोसी ममालिकों के नाम तैयार करें। उम्मीद करता हूं कि आज के इस वक्फे में आपने काफ़ी मालूमात हासिल की होंगी, काफ़ी मालूमात हासिल उम्मीद करता हूं कि आज के इस वक्फे में आपने काफ़ी मालूमात हासिल की होंगी और आइंदा इंशाल्लाह इसी तरीके से ई क्लास प्रोग्राम में फिर एक मरतबा हम किसी और
सब्जेक्ट को लेकर आपके सामने गुफ्तगू करेंगे। यही कहते हुए मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे।